नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो अहम मुद्दा ये है कि आरएस या फिर आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जितनी भी भर्तियां आयोजित करवाई जाती है, आए दिन अभ्यर्थी उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। जब भी कोई सवालिया निशान खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा जो आहत होता है वो होता है अभ्यर्थी। स्टूडेंट काफी सर्वाइव करता है। ऐसे ही एक विद्यार्थी, स्टूडेंट और एक सर्वाइवर जो है वो हमारे साथ में है, जिन्होंने काफी लंबे समय तक आरपीएससी के साथ में संघर्ष किया है। आप इनको यूं ही ना समझेंगे कि विद्यार्थी हमेशा कमजोर होता है। विद्यार्थी वो व्यक्ति होता है जिसके पास में ज्ञान तो काफी होता है, लेकिन वो जब अपने आप को साबित करने के लिए क्षेत्र में आता है तो कई खामियां सिस्टम की तरफ से देखने को मिलती है। इस कारण से वो अभ्यर्थी अपने आप को साबित नहीं कर पाता है। आज हम लोग एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और वो है आरएस 2021 की भर्ती। 2021 का रिजल्ट हाल ही के अंदर अनाउंस हुआ है और आरपीएससी ने अपनी कॉपीज जो हैं वो अपलोड की हैं। सभी अभ्यर्थी अपनी कॉपीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी कॉपी की चेकिंग हुई है। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी आसान मैंने आप लोगों को समझा दी है उतनी आसान थी नहीं। 2021 के अंदर जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है आरपीएससी की तरफ से, तो सितंबर मंथ के अंदर इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाता है और उसके बाद में एग्जाम के फॉर्म भरते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है और विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर ही आरपीएससी ने काफी फुर्ती दिखाते हुए इस रिजल्ट को जारी किया था। 2021 में जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके बाद में 2022 में 25 और 26 जून को 2 दिन के लिए 2 पारियों में मेंस एग्जाम आयोजित होता है। उसमें पूरे राजस्थान से लगभग 16 से 17 हजार विद्यार्थी उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस होता है और रिजल्ट पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन ये जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं ये क्या केवल 2021 की भर्ती पर ही है या फिर इससे पहले भी है? मेरे हाथ में कुछ एविडेंस है, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जिसकी बिना पर हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार इससे पहले भी कई बार जो है वो आरपीएससी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास में न्यूज़पेपर की कॉपी है, इसमें लिखा हुआ है कि आरपीएससी के द्वारा जब 2013 का रिजल्ट जारी हुआ था आरएस की भर्ती का, उस समय कुल 3 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि अपने रिजल्ट को देखकर काफी चौंक गए थे और उनमें से जो 2 अभ्यर्थी थे उनका इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं हुआ। तो हमारे साथ में जो साथी बने हुए हैं ये इस सब्जेक्ट को, इस विषय को और अच्छी तरीके से एलाबोरेट करेंगे, काफी विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि ये केवल इनकी लड़ाई नहीं है, इससे जुड़े हुए काफी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं, कोई अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध के अंदर शामिल है। मैं युद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युद्ध हमेशा रणभूमि के अंदर लड़ा जाता है और अभी रणभूमि आरपीएससी बना हुआ है। तो हम लोग इस विषय के ऊपर काफी विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ में विक्रम बने हुए हैं और विक्रम ने काफी संघर्ष किया है आरएस की भर्ती के लिए और वो अभी भी प्रयासरत है। ऑलरेडी इन्होंने जो है वो शिक्षा काफी अच्छी हासिल कर रखी है। इनको काफी विश्वास था कि इस बार 2021 के अंदर इनका रिजल्ट के अंदर नाम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएससी की खामी के चलते इनको बाहर किया गया। तो एक बार विस्तार से बात करते हैं। विक्रम, आप बताइए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप क्या रहा है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मंच प्रदान किया। मैंने वर्ष 2014 में एज ए सिविल इंजीनियर जो है अपनी स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद में जो है वहाँ से एज ए जॉब के लिए और समाज में जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं अगर बताऊं कि जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से और जो पूर्वी राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जो है एक ड्रीम की तरह होती है। खास करके अगर प्रशासनिक सेवाओं में अगर आप जाएं तो वहाँ पर न केवल आप सिर्फ अपनी जो है बेसिक नीड को पूरा करते हैं, बल्कि समाज में जाके आपको ऐसे क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका मिलता है कि जहाँ पर जो चीज़ें के लिए आप कभी सिस्टम पर दोषारोपण करते हो तो वहाँ आप डायरेक्ट जाके उन चीज़ों का हल निकालते हो। तो वही सपना एक तरह से पेरेंट्स की आंखों से और कुछ अपने शुभचिंतकों की आंखों से मैंने भी देखा और मेरे साथ बहुत सारे लोग देखते हैं। मैंने अपने और भी सीनियर्स को देखा है, उनसे मोटिवेट होकर मैंने जो डिसीजन लिया। उसके बाद में जो है ये जर्नी स्टार्ट होती है। फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ाने का भी एक दौर शुरू हो जाता है और हम जो है आगे बढ़ते हैं।
परीक्षाएं होना, रिजल्ट आना, फेल होना, फिर फॉर्म भरना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ना ही कोई हमारी की कोई कुंठा है कि ऐसा क्यों हो गया और ऐसा ये अनहोनी क्यों होगी। ठीक बात। देखिए 2013 से जो आरपीएससी में अनियमितताओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला चली आ रही है। आरपीएससी कोई एक विशेष व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टम है जहाँ पर लोग आते हैं। अगर मैं अपेक्स बॉडी की बात करूं, जो शीर्ष निकाय में जो लोग डिसीजन मेकिंग के तौर पर वहाँ पर होते हैं, चाहे वो श्री चेयरमैन साहब हों या कोई भी माननीय मतलब सेक्रेटरी लेवल के पर्सन हों, तो 2013 में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। आपके पास में शायद एक अखबार की कटिंग होगी जिसमें आपने ये बताया है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों को लेकर सामने आ ही नहीं पाते। ना तो उनके पास में कोई लीगल एड है, ना उनको इस बारे में कोई अवेयरनेस है कि ऐसे अगर उनके साथ में हुआ है तो उसके लिए कहाँ वो अपनी मांग उठाएं। 2013 में ऐसे कई साथी हैं जो आज भी राज्य सरकार की सेवा में मतलब गजेटेड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, एलाइड सर्विस में तैनात हैं। आरएस की परीक्षा में ऐसे कई साथी जिनकी 63 जो नंबर है 63 ऑफ मार्क्स, मतलब मेंस की सब्जेक्टिव में बात करूँ, कि उनकी कॉपी चेक नहीं हुई और उसके लिए बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो अथक प्रयासों के बाद में चेयरमैन और सेक्रेटरी जैसे बड़े पदों के व्यक्तियों के पास में भी गए जो तत्कालीन उस पद पर वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई इसके लिए हम क्या करें, हम तो हमारी जो टेन्योर में जो होने वाली परीक्षा है उनकी गारंटी ले सकते हैं। अब चेयरमैन, एक मिनट में विराम देना चाहूंगा। जैसे मेरे पास में 2013 का जब मेंस का रिजल्ट आया था तो उससे एक विद्यार्थी काफी नाखुश थे अपने रिजल्ट को लेकर। यह लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कि एक अभ्यर्थी की मूल पुस्तिका नहीं देकर किसी और की उत्तर पुस्तिका उसको दिखा दी गई और उसके अंक जो है उसके अंदर जोड़ दिए गए। इसको आप कितना बड़ा ब्लंडर मानते हैं? देखिए ये ब्लंडर बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति का स्टूडेंट होने के नाते तो वजूद इसमें खत्म ही। जैसे आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट सामने आया, आपने आरटीआई के तहत आपने अपनी कॉपी मांगी, आपको आपकी कॉपी ना देकर किसी और की आंसर शीट जो है वो आपको थमा दी और उसी के मार्क्स जो है वहां पर ऐड कर दिए। जी हाँ, इसमें होता ही है कि फिर ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का आगमन जब होता है, जब तक रिजल्ट भी आ जाता है, ज्वाइनिंग भी मिल जाती है, तो उसके बाद में कोर्ट्स में जाने के लिए भी जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, पीड़ित है, उसके पास में कोई ग्राउंड नहीं होता है। और आरपीसी जो है एक तरह से जो डेकोरम उनका बना हुआ है कि वो भी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेते। ऐसा काफ़ी केसेस में चलता है। ये कोई एक विशेष व्यक्ति विशेष होगा जिसने अपनी अवेयरनेस से, या फिर अब मैं बोलूँ कि कोई काफ़ी लोगों के पास में तकनीकी और आर्थिक जो है वो सशक्त होते हैं, तो उनकी बातें वहाँ उनकी बातें आ जाती है, बाकी वो नहीं पहुंचती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो इसके रिजल्ट में ये रहा था कि आरपीएससी के ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगा था। इसमें 3 अभ्यर्थी थे जिनमें से एक की उत्तर पुस्तिका को बदल दिया गया था, जबकि 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके कई सवाल जांचे ही नहीं गए थे। इन दोनों अलग अलग मामलों के अंदर एक पक्ष की तरफ से 10 लाख रुपए और फिर 15 लाख रुपए, दो जो है वो यहां पर मिलाकर 25 लाख रुपए का जुर्माना आरपीएससी के ऊपर लगा था। ये 2013 के मेंस की घटना है। इसका मतलब आप लोग सीधा ये मान सकते हैं कि 2013 के अंदर ये हुआ, 2016 के अंदर फिर वापस एग्जाम लगा, 18 के अंदर लगा, तो 21 के अंदर तो फिर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा अंदेशा हम लोग लगा सकते हैं। तो ऐसा एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल ये हमने कवर किया है। दूसरा हम लोग ये लेते हैं 2013 के अंदर, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसने 2013 के अंदर इंटरव्यू के अंदर वो बैठा हो, 2016 के अंदर बैठा हो, 2018 के अंदर उसने इंटरव्यू दिया हो, लेकिन 2021 का जब मेंस का रिजल्ट आता है तो वो विद्यार्थी वहां से बाहर हो जाता है, तो क्या उस विद्यार्थी के अंदर योग्यता नहीं है? सर ये काफ़ी मतलब दुख का और बहुत ज़्यादा विडंबना का विषय है कि बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो राज्य सरकार की मतलब गजेटेड ऑफिसर सेवा में तैनात है, आरएस एलाइड में सेलेक्टेड है 2013, 16 और 18 में, वो भी जो है यहाँ से जो है बाहर हो गए। और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो यूपीएससी में भी जो है अपना सिलेक्शन करवा के जो है पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, वो भी इस बार मेंस की जो है इससे बाहर हुए हैं। किस तरह का प्रोसीजर अपनाया गया है, ये अभी एक मतलब बहुत बड़े द्वंद्व का विषय है। ये गड़बड़ी है या एरर है या नहीं, इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2013 में अच्छी विद्यार्थी ने मेहनत की हो, 2016 के अंदर अच्छी मेहनत की हो, 2018 में अच्छी मेहनत की हो, लेकिन 2021 में मेहनत ना कर पाया वो। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा ये कभी किसी व्याकरण का ऐसा को नहीं होता कि अगर एक बार आप सेलेक्ट हो जाए तो दूसरी बार भी आपकी उससे अच्छी रैंक आनी ही आनी है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है और जो लोग सिलेक्शन लेने से फेल हो गए, इसमें जिस प्रोसेस को अपनाया गया है उस प्रोसेस के तहत तो कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम इस बात को उठाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि इससे पहले आरपीसी पे आरोप लगे, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी आरोपों की एक मतलब मैं बोलूँ कि एक समानता है
कि बहुत सारे योग्य बच्चे जो है अपनी इस स्टेट पीसीएस सर्विस से बाहर हुए हैं। मेंस की लिखित परीक्षा में जिन बच्चों को ऐसी उम्मीद थी, देखिए उम्मीद तो सभी बच्चे लगाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस परीक्षा का हिस्सा बनते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू 3-3 चरणों में जो है जाते हैं आगे। लेकिन अगर ऐसा बल्क में हो रहा है, मतलब सैकड़ों स्टूडेंट की तादाद में अगर इस तरह से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अनियमितता, कोई ना तो इसमें साफ लिखा हुआ है 2021 की जो कट ऑफ थी वो 317 नंबर गई थी, ये पूरे लेकिन में सबसे कम कट ऑफ गई थी। लेकिन इससे पहले वाले जो एग्जाम थे उनके अंदर उन अभ्यर्थियों ने 360 मार्क्स से भी ज्यादा हासिल किए थे, लेकिन इस बार उनके मार्क्स कम आए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेंस के अंदर जो कॉपी चेक की गई उसमें कहीं ना कहीं खामी पाई गई है। हाँ, खामी पाई गई है, और कॉपियों के काफी सारे अंश जो है आ चुके हैं और दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं। बहुत से बच्चों के, ऐसे बच्चों के जो पहले से एलाइड सर्विस में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें इरेगुलरिटीज का जो मैं बताऊं कि उसमें जो अन्याय है वो बच्चे के साथ किस तरह से हुआ है, कि काफी सारे जो चेक करने के प्रोसीजर हैं उसमें अनियमितता देखने को मिली है। कि बहुत जहाँ पर बिलो एवरेज लिखा है, जो सिविल सर्विस सेवा में मतलब बिल्कुल भी मान्य और प्रतिष्ठित नहीं होता, उसे भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 10 में से 7-7 नंबर मिले हैं। जैसे कि हम स्कूल बोर्ड्स में लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, बिल्कुल इस तरह के मतलब लेटर राइटिंग्स पर भी 10 में से 7 नंबर मिले, जो एक टॉपर के मार्क्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगने वालों को भी 10 में से 4-4 नंबर मिले हैं। चलिए हम लोग अब बिल्कुल फोकस करते हैं एक मुद्दे के ऊपर जी। आरएस मेंस 2021 के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहते हैं। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो कि 15 सितंबर 2022 को पब्लिश हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि एक सवाल का गलत जवाब दिया और दूसरा उसने किया ही नहीं, फिर भी आरपीसी उसको नंबर दे दिए। मतलब एक सवाल का गलत जवाब दिया, नंबर मिले हैं, दूसरा उसका उत्तर लिखा नहीं दूसरे क्वेश्चन के अंदर, फिर भी उसको नंबर दिए गए हैं। और इस चीज पर संजय कुमार सोत्री जो कि आरपीसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि हम इसको रेटिफाई करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कि गलत जवाब, मतलब अगर मान लीजिए किसी ने गलत जवाब दिया है और किसी ने उत्तर नहीं लिखा है फिर भी उसको नंबर मिल रहे हैं, ये बहुत मतलब सामान्य सी बात है। इस बार भी ब्लैक कॉपीज के ऊपर मार्क्स दिए गए हैं, प्रूफ है, मतलब सिर्फ कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, पूरी सोर्स कॉपी है जिसमें ब्लैक कॉपी के ऊपर मार्क्स चढ़ाए गए हैं। और ऐसा होता है, और ऐसा होने के पीछे वजह जो है कि आज तक व्यवस्था के ऊपर मैं थोड़ा सा ये मतलब प्रश्न लगाना चाहूँगा कि इस तरह कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं किया कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसके एवज में जो है चेक करने वाले के ऊपर या जो भी व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है उस पर कोई ना कोई ऐसा मतलब जुर्माना या कोई उदाहरण सेट किया जाए, ताकि स्टूडेंट होने के नाते जो है बच्चे की पात्रता, एक स्टूडेंट की पात्रता समाप्त ना हो एग्जाम में से। बिल्कुल दुख की बात है। उसको योग्यता साबित करने के लिए एक मौका जो है वो देना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, मेरे हिसाब से विद्यार्थी वो होता है जो अपनी योग्यता को साबित करना चाहता है, लेकिन योग्यता साबित करने के लिए उचित उसको अगर मंच नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी योग्यता को छिपा लेता है। उसको ये डाउट होता है कि यार मेरे अंदर वो योग्यता है या नहीं है, कई बार उसको खुद के ऊपर ये डाउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बेसिकली उसका फॉल्ट होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी आयोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से फॉल्ट जाहिर होता है। अच्छा, यहाँ पर पहला मुद्दा तो ये था कि जो कॉपी चेक की जा रही है आखिरकार उसका प्रोसीजर क्या होता है, एक बार बता दीजिए आप। देखिए कॉपीज को चेक करने का प्रोसीजर सामान्यतः ये होता है कि उनकी डिजिटली स्कैनिंग होती है। 2018 में था कि डिजिटली स्कैनिंग होगी और उस स्कैन होने के बाद में वो जो है लेक्चरर को भेजी जाती है। इसके लिए वो अपना एक सेफ एनवायरनमेंट, कोई भी एक जगह होती है जो गोपनीयता के साथ में उसको वो मेंटेन करते हैं, आरपीसी के जो भी उनका प्रोटोकॉल्स होता है इसमें, और सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, मतलब ये हम मान के चल रहे क्यों काम लिए जाते होंगे। इस बार ऐसा था कि 1 टीचर 1 क्वेश्चन मार्किंग का एक उन्होंने बहुत ही अजीब, जो पूरे देश में कहीं नहीं अपनाया जाता, उसे उन्हें अडॉप्ट किया था। अब 1 टीचर 1 मार्किंग 1 क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है ये व्यवस्था इसलिए लाई गई थी कि कोई भी स्टूडेंट हो उसके साथ न्याय हो। एक क्वेश्चन को एक ही टीचर चेक करेगा, पूरे 20,000 जितने भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक टीचर केवल एक ही क्वेश्चन चेक करेगा? एक ही टीचर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट पेपर में बात करते हैं, सोशियोलॉजी आता है, तो सोशियोलॉजी के अगर मान लीजिए 5 प्रश्न वहां पे पूछे गए हैं तो वो 5 अलग अलग टीचर से चेक होंगे। यस। अच्छा, और वो भी स्कैन फॉर्मेट में चेक होंगे, मतलब हार्ड कॉपी कभी नहीं रहती है उसके बाद? डिजिटली होती है। अच्छा, इस बारे में अभी बहुत सारे फैक्ट अभी आना बाकी हैं, जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं उनको बस इतना ही पता है कि 1 क्वेश्चन 1 टीचर मार्किंग के प्रोसेस को अपनाया गया था। अब इसको अपनाने के पीछे जो है मतलब जाहिर सी बात है अच्छी मंशा रही होगी। ये एक तरह का नवाचार है जो आरपीसी के लिए आरपीसी द्वारा अपनाया गया, लेकिन इससे ये फलीभूत के सतह पर हुआ, इसका जो है मंथन किया जाना शेष है। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि कितने सारे लोगों
आपको जो है इसके अपनाए जाने के बाद में भी निराशा और हरासमेंट के दौर से गुजरना पड़ा सर? नहीं, फिर ये मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। आरपीएससी जब डिजिटली कॉपी स्कैन करके चेक करवाती है और यूपीएससी मैनुअली कॉपी चेक करवाती है, तो जब यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था है जो कि पूरे भारत के लिए काम कर रही है, वो मैनुअली चेक करवा रही है प्रोफेसर से, तो फिर यहाँ पर आरपीएससी के अंदर ये नवाचार आपको किस हद तक ठीक लगता है? देखिए सर, नवाचार जब भी सही है जब वो लोगों का भला करे, यूपीएससी हो या देश की अन्य पीसीएस संस्थाएं हों। यूपी जैसा मतलब बड़ा मतलब वहाँ की पॉपुलेशन हमसे तो काफ़ी ज़्यादा 3 गुना है लगभग। वो भी हर साल पीसीएस कंडक्ट करवाते हैं और उनका पीसीएस एग्जाम हर साल होता है। बिहार जैसे स्टेट है जिनको मतलब है ना बीमारू राज्य की श्रेणी में बहुत अव्वल दर्जे पे रखा जाता है, वो भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और वहाँ पर भी कॉपीज को जांचने का जो तरीका है वो मैनुअली होता है। लेकिन फिर तो ये भी होता होगा कि जैसे अब आरपीएससी के अंदर किसी प्रोफेसर की जब कॉपी चेक करता है तो उसकी एज फैक्टर भी उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता होगा कि मान लीजिए कोई प्रोफेसर 55 ईयर्स के हैं, वो लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक नज़र कमज़ोर होना या फिर आंखें दुखना है, फिर जल्दीबाजी के अंदर फिर वो कॉपी चेक करता है। ऐसा इशू आता है क्या कभी इसमें? ऐसा इशू मेरे हिसाब से तो वो इसको चुनौती नहीं बनने देते होंगे, जो भी व्यवस्था में लोग हैं उसका ध्यान रखते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉपी चेक आप कोई भी करे वो ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए। कॉपी चेक करने वाले लोग प्राइवेट हायर किए जाते हैं, तो ये बहुत बड़े दुख का विषय है क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता जो पिछले 3 दशकों से जो कॉपी चेक करता रहे। मतलब प्रबुद्ध बुद्धिजीवी योग के प्रोफेसर है जो खुद मतलब अच्छे स्टैंडर्ड से परीक्षा को पास करके उस सेवा में गया है, उसके पास अनुभव है, वो जो चेक करेगा वो एक अलग बात होगी। और जो प्राइवेट हायर करके आप किसी को भी लाओगे वो जो चेक करेगा वो एक उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि न्याय होगा किसी भी अभ्यर्थी के साथ। क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहा हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो कॉपी चेक हुई है वो गवर्नमेंट की बजाय निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से चेक करवाई गई है। हाँ, ये आरोप के स्तर पर अभी बात है। इस बारे में जो है खुलासे होना बाकी है क्योंकि परीक्षाएं और वैकेंसियों का निकलना सरकारों की मंशा पर निर्भर करता है। मैं पहले इस बात को जाहिर करूं क्योंकि मतलब लगभग 1 दशक से पढ़ते हुए मैं पढ़ाने के उसमें आ गया, मतलब रेंज में आ गया। तो मुझे अब जो पता चला है वो ये चला है कि कॉपियों को जांच करवाने के लिए पूरी तरह से जो फ्री हैंड है वो आरपीएससी के पास में ही होता है। लेकिन जिस सरकार में और जिन मंशाओं के साथ में अपने वो काम को करने के लिए जो भी एफर्ट लगाता है वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के फेवर में ही होने चाहिए। लेकिन ये आरोप लगे हैं और माननीय सांसद जी द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं जो वर्तमान में भी सरकार में है कि तो निजी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या ऑथराइज पर्सन है इस कॉपी चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कौन कॉपी चेक कर सकते हैं वैसे? कॉपी चेक वही लोग कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं और जो कई दशकों से अनुभव के साथ में इस काम को कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर न्याय मिलने की बात है कि न्याय किस तरह से मिले बच्चे को। वो कॉपी लिख के आया, उसने सालों साल मेहनत करी है, 3 साल का प्रोसेस होता है, प्री मेंस इंटरव्यू और रिजल्ट। इसमें मतलब मान के चलिए कि एक अटेम्प्ट में ही एक मतलब पंचवर्षीय योजना की बन जाता है। बच्चा कब मतलब अपने शोर से यौवना और उससे प्रौढ़ अवस्था में चले जाए, इसका व्याकरण बहुत भयानक है सर। और हम तो खुद इस दौर से गुजरे हैं, तो ये मतलब बहुत भीषण एक तरह की विडंबना है। तो कॉपी चेक करने के लिए तो सबसे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस है वो आरपीएससी के पास में ही है और वो जो चाहे उस अपना डिसीजन लेंगे। होना क्या चाहिए एक अलग बात है कि एथिक्स और हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन जो उनका वो है वो उनका ही हैंड है। इसके लिए आरटीआई में भी जवाब यही आया था कि ये गोपनीय सूचना है जिसे दिया नहीं जा सकता। कई आरटीआई हमने लगाई है, उसके आरपीएससी ने जवाब दिए हैं। यानी कि अगर आरपीएससी कॉपी को स्कैन करके अगर कॉपी चेक करवा रही है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है आपको? आपत्ति नहीं आपत्ति लगा सकते आप, आपत्ति आप नहीं लगा सकते। आपत्ति है नहीं, ये बात की बात है, लेकिन उस पर आप आपत्ति नहीं लगा सकते। इवन मैनुअल कॉपी पर तो आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी निकलवाया हुआ है क्योंकि ये जब 2013 में बहुत इशू हुए थे तो आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन निकलवाया हुआ है कि जब आप आपत्ति नहीं कर सकते, अगर आरपीएससी भी मौका दे कि आपकी कॉपी जो है हम लोग मैनुअली चेक करवा दे, हाँ तो फिर आप उस पर सहमत हो जाएंगे? सहमत, उसमें तो न्याय मिलेगा सर। कॉपीज मैनुअल चेक होगी, प्रोफेसर जो भी चेक करेंगे, योग्य प्रोफेसर जो भी चेक करेंगे जो कई दशकों से इस काम को कर रहे हैं, तो वहां पर तो न्याय होगा ना। अब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ये यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम नहीं है सर। यहाँ पर आपको सागर में गागर भरने जैसा बहुत कम समय में, सीमित स्थान में अपनी सीमित बातों को लिखना होता है सर। अब यहाँ पर भी आप इस तरह से अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो तो फिर बड़ा भयानक है सर। उसके लिए तो क्या ही बताएंगे। जैसे पेपर लीक वाला मामला खूब चल रहा है आजकल। हाल ही के अंदर अभी पेपर में आया था, एक व्यक्ति जो है वो पकड़ में आया था जिसने 500 लोगों को अब तक
सरकारी नौकरी के अंदर भर्ती कराया राजस्थान में। लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो कि ये कह रहा है कि आरएस का पेपर भी वो दिलवा सकता है, वो कहता है कि 3 महिला अभ्यर्थियों के पति ने और 4 के पेरेंट्स ने उसके साथ में पेपर का सौदा किया था। तो क्या आरएस जितनी बड़ी भर्ती है जो प्रशासनिक सेवा जो है सेवक प्रदान करती है राजस्थान को, तो उसमें भी क्या ये पेपर लीक या फिर ऐसे कोई गिरोह जो काम करते हैं क्या इसमें? ये क्या लगता है? तो मतलब छोटे काम जाते हैं सर। हम जिस रेंज से आते हैं, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और जांच और इन चीज़ों के उसमें मतलब आलोक में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। लेकिन पिछले 1 दशक में देखा है काफ़ी लोग जेल में गिरे। काफी लोग जेल में। इवन आरपीसी चेयरमैन थे जो अपनी बेटी के लिए आरजेएस का पेपर लिया थे, वो भी जेल में। अच्छा, उनका नाम क्या नाम था उनका? उनका नाम हबीब बोरान। हबीब बोरान साहब। हबीब बोरान साहब जो थे वो आरपीसी के चेयरपर्सन थे, और आई थिंक उनकी बेटी जो था आरजेएस के अंदर आरजेएस में टॉप थी वो। टॉप। लेकिन बाद में खुलासा हुआ तो प्रिंटिंग प्रेस से, सीसीटीवी फुटेज से जो है उनके बारे में जानकारी मिली। और सबसे बड़ी जो मतलब बात यह है कि जो तात्कालिक व्यवस्था थी कोई उदाहरण सेट नहीं कर पाई। वो एक भी दिन जेल नहीं रहे, सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देके जो है वो वापस अपनी जगह पर ही आ गए। नहीं, फिर जैसे आरएस की भर्ती को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो फिर ये कोर्ट का रास्ता जो है कि न्यायालय का जो रास्ता है, फिर वो क्यों नहीं अपनाया गया? न्यायालय का रास्ता अपनाया है सर, लेकिन न्यायालय की जो लड़ाई है वो बड़ी बेरहम होती है एक सामान्य स्टूडेंट के लिए। वो इसलिए होती है क्योंकि आरपीसी गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी है, उनके पास वकीलों की फौज है, टाइम और पैसा पानी की तरह बहाने के लिए उनके पास संसाधन होते हैं। हमें स्टूडेंट सर, हमारे ही काम नहीं है। तो आपने हमने लड़ाई लड़ी। हमने कैसे इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी? न्यायपालिका के बारे में बताइएगा। लड़ाई की शुरुआत तो सर जो पिटीशन लगाई, ये शुरुआत हुई थी लगभग रिजल्ट आने के कुछ 3 महीने में, जब हमने राज्यपाल हो या लोकसभा अध्यक्ष श्री माननीय ओम बिरला जी हो या राज्यपाल जी वर्तमान में जो कलराज मिश्र जी हों, और भी जितने भी बड़े बड़े व्यवस्था में जो लोग थे, चाहे चीफ सेक्रेटरी उस समय की, और आरपीएससी में भी जो ब्यूरोक्रेटिक उनका डेकोरम है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, हर लेवल पर हम उनके पास में गए, हमने ज्ञापन दिया, अपनी बात बताई। रेस्पॉन्स के नाम पर सर हमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहुत संतुष्टि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है। कोर्ट की लड़ाई हमने जो है शुरू की थी सितंबर, यानी कि 1 महीने बाद में ही कोर्ट में हमने अपनी पीआईएल जो है फाइल करी। पीआईएल नहीं, पिटीशन फाइल की, माफ़ी चाहूँगा। तो पिटीशन में जो भी देखिए, पहले से आरपीसी ने रूल्स को इतना एग्जॉस्ट करके रखा हुआ है सर, हमारे पास ग्राउंड है ना के बराबर ना के बराबर जाने के लिए। क्योंकि उनका ये बोलना है कि अगर कॉपी पहले दे दी जाएंगे तो जीवन में कभी भर्ती हो भी नहीं पाएंगी। ये बात सही है सर, कॉपी नहीं आ सकती पहले, क्योंकि हर कॉपी को आप है ना कितनी भी बार जचवाओ, 800 नंबर के पेपर में 20 से 30 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो चीज़ सब पर इम्प्लीमेंट होती है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि अगर कॉपी में पेपर हार्ड आया है या सॉफ्ट मार्किंग हुई है, टाइट मार्किंग हुई है, तो वो सब पर एक समान तरीके से लागू होती है। हम कोर्ट में गए और राज्य के जो सबसे प्रतिष्ठित वकील थे उनको हमने हायर किया। अब आरपीसी तो गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी सर, हम लाख रुपए पर ईयरिंग के हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक सैकड़ा बच्चों का ग्रुप बना, उन्होंने जो एक दूसरे को आपस में जानते नहीं थे, इस रिजल्ट से ही पीड़ित के रूप में ही हम एक दूसरे से मिले। हम कोर्ट में गए, बहुत जो है संघर्ष किया। 2 जनवरी को सिंगल बेंच के डिसीजन ने एक डिसीजन दिया था अपना कि आप अगले 1 वीक में जो डेट है उसका रिटन हमारे पास ऑर्डर है। बिल्कुल, मेरे पास में एक जो है जजमेंट की कॉपी भी है जी, इसमें सिंगल बेंच से फिर वो डबल बेंच के अंदर गया है। और फिर ये किस तरीके से मिलेगी। आरपीएससी उसको और हेल्प करके डबल बेंच पे चली, डबल बेंच में चलेगी, वहाँ पर मतलब आरपीसी को जरूरत पड़ गई डबल बेंच में जाने। हाँ, आरपीसी डबल बेंच में भी उसको जो है मतलब चैलेंज कर दिया। डबल बेंच का न्यायपालिका का शुक्रिया है कि उन्होंने उसको फेवर में वापस हमारे फेवर में दिया। 12 जनवरी को उन्होंने कहा कि आप 15 जनवरी को तक ये बताइए कि इनको बच्चों को अगले 15 दिन में आप कॉपियाँ किस तरह से देंगे। अब इस प्रक्रिया के नाम को उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषित करते हुए 1 महीने तक खींच लिया सर। अच्छा, कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि 15 जनवरी 2024 तक सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कॉपीज दिखा देनी चाहिए, उनकी प्रक्रिया जारी करी, प्रक्रिया जो है वो जारी कर देनी चाहिए। हालन फालन में एक नोटिफिकेशन निकाला 15 जनवरी को कि हम 5 फरवरी से 20 फरवरी तक आरटीआई के लिए आपको एक विंडो देते हैं, आप उसे फाइल कीजिए, 20 फरवरी से आपको अपनी कॉपियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो अब आने लग गई हैं। अच्छा, एक शब्द होता है जब आप लोग हिंदी को पढ़ते हैं तो एक उपसर्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो होता है बे उपसर्ग। बे उपसर्ग का मीन्स होता है कि जिसके पास में वो चीज वस्तु नहीं है। अगर उसी बे उपसर्ग को अगर हम लोग रोजगार के पहले प्रयोग कर लेंगे
तो वो बेरोजगार बन जाता है। मतलब जिसके पास में रोजगार नहीं है वो व्यक्ति होता है बेरोजगार। और एक बेरोजगार इंसान, एक अभ्यर्थी, और उस अभ्यर्थी की जितनी भी समस्याएं हैं वो उसको लेकर जब कोर्ट के अंदर पहुंचता है, और कोर्ट के अंदर जो वकीलों की फीस होती है वो लाखों रुपए के अंदर होती है। आज सोचिए कि एक अभ्यर्थी जो कि एक रोजगार की स्थिति के अंदर नहीं है, वो किस तरीके से फंडिंग को जुटा रहा है और कोर्ट के अंदर पहुंचने के लिए वो हिम्मत को जुटा रहा है। तो ये आपने कैसे किया, आपने ये फंडिंग कैसे किया, आपने जुटाई है? मतलब बहुत पैसा लगा होगा, कितना पैसा लग गया होगा आपका? सर ये बताने का तो मुझे यहाँ पे हक नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी मतलब ये बहुत बेरहम लड़ाई होती है। जैसे मैंने पहले एक शब्द यूज किया था, ये सच में बेरहम लड़ाई होती है। तो इन्होंने भी अभी एक उपसर्ग का प्रयोग किया है, बेरहम। तो उपसर्ग लग चुका है, यानी कि जिसमें रहम नहीं है वो है बेरहम। तो बेरहम लड़ाई जो है वो किस प्रकार लड़ी है ये आपने? सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो फंड को जुटाने के लिए आपने कितना प्रयत्न किया था। फंड तो ये है कि पर स्टूडेंट के हिसाब से जो भी सब हेड चार्ज आता है वो हमने डोनेट किया। उसमें बेरहम लड़ाई इस तरह से हो जाती है कि आरपीसी ने पहली 4 हियरिंग में तो सिर्फ इस बात के लिए समय मांग लिया कि हमें जवाब देने के लिए भी समय चाहिए, और उन्होंने चौथी या 5वीं हियरिंग में एक जवाब दिया था कि हमारा काम बहुत ऑथेंटिक होता है, हम सालों से इस काम को कर रहे हैं, हमारे पास अनुभव है और सब कुछ जो है क्रिस्टल एंड क्लियर है। कॉपी देने की प्रक्रिया जो होती है वो जब होती है वैसे ही दी जाएगी जैसे हमेशा होती है। तो सर उसी जवाब को देने में उन्होंने 5 हियरिंग का समय ले लिया। यही बेरहम लड़ाई है। एक हियरिंग का मतलब है कि 1 महीना निकल गया आपका, और मतलब काफी सारा समय जो है इसी तरह से निकल गया। इसी को बेरहम लड़ाई कि कोर्ट के पास में एक अकेला ये प्रशासनिक ये भर्ती का मामला तो है नहीं, उसके पास में कई जमीनों के विवाद होंगे, कई फौजदारी मामले होंगे, बहुत सारे मामले होंगे उनके पास में, इसलिए वो भी अपने व्यस्त है उन केसेस के अंदर। लेकिन कोर्ट ने जो साथ है ना वो काफी अच्छे से दिया, और स्टूडेंट के साथ में मतलब उन्होंने अब तक बहुत न्याय किया। इसलिए ये जो हमारी जो हक की लड़ाई है ना ये भी जिंदा है। इसका श्रेय जाता है तो कोर्ट को जाता है। अच्छा, हम लोग अब बात करते हैं कि अभी आरएस इंटरव्यू का भी रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट के अंदर बीकानेर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि बीकानेर से जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। जैसा कि मेरे पास में एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं देख पा रहा हूं कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी। उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन सवालिया निशान ये है कि बीकानेर संभाग से बहुत से विद्यार्थी, या तो हम लोग कहें कि 1-2 सेंटर से बहुत सारे विद्यार्थी निकल चुके हैं, और बीकानेर संभाग से ये हम लोग स्थिति को स्पष्ट करें तो लगभग 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ये कितने में से 80 विद्यार्थी? सर 80 विद्यार्थी जो हैं ये टॉप प्रायर जो प्रॉपर सर्विसेज होती है ना, आरएस, आरपीएस और अकाउंट सर्विस की, लगभग 200 टॉप 90 रैंक जो हैं उनमें से 80 विद्यार्थी बीकानेर संभाग के। 290 में से 80 विद्यार्थी जो है वो बीकानेर से आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक हमने और देखा था, जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें स्क्रीन पर सारे रोल नंबर्स वगैरह आपको दिखाए जाएंगे। ये भी देखने में मिला था कि एक ही सेंटर से विद्यार्थी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, काफी सारे सिलेक्ट हुए हैं, वो भी बीकानेर से ही थे। ये क्या मुद्दा है फिर? देखिए मुद्दा यही है कि कहीं ना कहीं जो रूल्स में और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस होता है ना सर, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती गई है बड़े लेवल पर, और ये कोताही प्लानिंग के साथ बढ़ती गई है या अनजाने में हुई है, हमें इस बात से मतलब नहीं है सर। आप इस मुद्दे को थोड़ा सा अच्छे से बताइए कि बीकानेर का आखिरकार ये मामला है क्या? अभी रिसेंटली काफी हाईलाइट हुआ है। ये हाईलाइट हुआ है, और हाईलाइट इसलिए है क्योंकि एक संभाग में मतलब इतने सारे आयोडीन नमक खाने वाले पैदा नहीं हो सकते। नहीं हो सबसे बड़ी व्यक्ति के मैं रूप में ये बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा तो क्या इस परीक्षा के रिजल्ट से मेरा अस्तित्व जो है विद्यार्थी होने के नाते वो समाप्त हुआ है, और इस पीड़ा से जूझते हुए परिवार में शुभचिंतकों ने जो मतलब हैरेसमेंट झेला है इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, वो बहुत ऐसे नहीं है। बीकानेर संभाग से एक ही सेंटर से काफी लोग सेलेक्ट हुए। देखिए सेलेक्ट होने वालों के ऊपर कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल भी आरोप नहीं है। वो भी बेचारे काफी दिन से जो है, काफी सालों से, मैं बोलूँ काफी लोग दशकों से मेहनत कर रहे हैं। कुछ पहली बार सन 2000-2001 डेट ऑफ बर्थ वाले लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी इस परीक्षा में अच्छी वरीयता के साथ जो है उन्होंने अपना एग्जाम को दिया है, अच्छा रिजल्ट निकाला है। तो किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई वो नहीं है, क्लेम नहीं है कैसे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मतलब धांधली हुई है सर, धांधली हुई है। धांधली का मतलब होता है स्कैम। देखिए ये जो शब्द आप प्रयोग में ले रहे हैं धांधली, जी हाँ, मैं देख पा रहा हूं कि जब आप माननीय सांसद किरोड़ीलाल मीणा से मिलने के लिए जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि इंटरव्यू से पहले गड़बड़ झाला हुआ है, धांधली हुई है। ये उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने 1 साल पहले बोली थी जब रिजल्ट नहीं आया था। और उसके बाद में
जैसे किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए दो आपके पास में रास्ते होते हैं, या तो आप राजनीतिक रास्ता अख्तियार करते हैं और दूसरा होता है कि प्रशासनिक रास्ता अख्तियार करते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इन्होंने दोनों ही रास्ते अख्तियार किए हैं, दोनों रास्तों पर इन्होंने चलने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक बात कर लेते हैं कि जो जिन नेताओं को आपने चुनकर आगे भेजा है, जो कि सांसद बने हुए हैं, कई एमएलए बने हुए हैं, पहले उनके साथ में बातचीत की गई। तो सबसे पहले आपने एक राजनीतिक व्यक्ति हैं किरोड़ीलाल मीणा जी, इनसे बातचीत की, तो क्या आपका रिजल्ट सामने निकल के आया? देखिए, इनसे जो बात की थी, एक्चुअली हमसे ज़्यादा जो फैक्ट है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, इनसे ज़्यादा चीज़ें इनके पास हम पहले से अवेलेबल है। अच्छा, पहले से था जब इनके ये पास? सब प्रोसेस चल रहा था, जब हम बिल्कुल आश्वस्त होकर बैठे थे कि जो मेहनत की है वो जरूर रंग लाएगी और माँ सरस्वती हमें इसका पूरा पारितोषिक देंगी। मैं बोले कभी वो दिन भी आएगा जो मतलब हम अपने पेरेंट्स को प्राउड होने का एक मतलब वो सुनहरे मौके को एंजॉय करेंगे। लेकिन उस वक्त जो है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो उस वक्त एमपी थे, अब जो हैं ये विधायक हैं, सरकार वर्तमान सरकार में ही है पदस्थ। तो इन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और ये स्कैम कोई ऐसा वैसा स्कैम नहीं है। उन्होंने बोला था कि स्कैम जो है इसकी प्लानिंग हुई है पेपर पेन के साथ में, आराम से इसको प्री डिज़ाइन कोरियोग्राफ किया गया है, उसके साथ में स्कैम हुआ है। अब स्टूडेंट होने के नाते सर मैं इस नकारात्मकता में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत इस तरह की जो चीज़ें आज वो फलीभूत हुई हैं, आज वो चीज़ें परिणाम के रूप में सामने आ रही हैं। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि संजय सोत्रिय जो कि आरपीसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कॉपी जांच करवाई। इसका मतलब है कि इन्होंने ये बात कही है और माननीय सांसद साहब ये बात कह रहे हैं, तो मतलब इनके पास में कुछ ना कुछ एविडेंस होगा भी, इसके बिना पर, इसके बेसिस पर ये बात कर रहे हैं। तो क्या आप इस चीज को कितना ठीक मानते हैं कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कॉपी चेक करवाई गई होगी? एक अंदेशा है, देखिए कोई प्रूफ नहीं है, आरपीसी की तरफ से इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी से ये जरूर पूछा जाए कि क्या आपको लगता है कि निजी जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां से कॉपी चेक हो सकती है? ये तो आरपीसी का हैंड फ्री हैंड है, कहाँ से चेक हो सकते हैं? इसमें अपन जो है एथिकल बात बोल सकते हैं, या योग्य प्रोफेसर से चेक होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। लेकिन आरपीसी ही जो चाहे वो किसी को भी बुला सकती है चेक करवाने के लिए। इसमें हमने आरटीआई लगाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो उनका जो है निजी मामला होता है। लेकिन अब 25 फरवरी को हम ये चीज़ों को वो कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर। 20 फरवरी से, आज से 5 दिन पहले से कॉपी आना शुरू हो गई हैं। कॉपियों में आप देख लीजिए, वो इरेगुलरिटीज, वो असमानता, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो बेअदबी, मतलब बेपरवाही, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ब्लैंक कॉपीज में एक आध उदाहरण है, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं है, पूरी प्रूफ कॉपी है जहाँ पर हम मतलब मार्क्स दिए हुए हैं। और एक क्वेश्चन आया था, मतलब जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री में क्वेश्चन था, अब उसका टेक्निकल पहलू क्या है, लेकिन फिर भी गलत जो लिखा है जिन्होंने, उनको 3.5 नंबर मिले 5 में से। 3.5 का मतलब है 70% मार्क्स। तो जैसे कोई भी प्रोफेसर अगर कॉपी को चेक कर रहे हैं, उनके पास में क्या आंसर का कोई ब्लूप्रिंट होता है, या फिर वो रैंडमली चेक करते हैं? चेक तो सर वो अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से ही करते हैं। इसमें हमारे पास जो है बहुत ऑथेंटिक बातें नहीं है। मतलब स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास सुनी सुनाई बातें हैं सर, कि हाँ उनको कुछ ना कुछ एक मॉडल कुछ बना के दिया जाता है कि इतना सटीक लिखा है तो ही आपको मार्क्स देने हैं, और टू द पॉइंट लिखा है तो ही आपको मार्क्स देने हैं। बहुत अच्छा लिखा है तो उनको थोड़ा सा अबव मार्क्स दे दीजिए, अन्यथा मार्क्स नहीं देने हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने एग्जाम 2016 में भी दिया है, 18 में भी दिया है, हमारी वो कॉपियां हैं, उनमें मूल्यांकन हुआ है और वो हमारे पास में, और हम उनसे संतुष्ट है। लेकिन ये जो मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह देख रहा हूँ, इसमें रोल नंबर जो आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब सीरीज के अंदर रोल नंबर चल रहे हैं जब रिजल्ट आ रहा है। तो क्या आप इसको टेक्निकल ग्लिच मानते हैं? आरपीसी के टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, इंसान अगर कोई किसी चीज को चेक करे तो ह्यूमन एरर वहां पर भी होती है, सॉफ्टवेयर कई बार अपडेट नहीं होते हैं, तो टेक्निकल ग्लिच वहां पर भी हो सकती है। यस, तो रिजल्ट को जारी करने के अंदर कहीं ना कहीं आरपीसी टेक्निकल ग्लिच भी अब ग्लिच नहीं है, अब तो प्रूफ हो गया सर। ग्लिच तो हम पहले अपने मन में एक आशावादी दृष्टिकोण को लेके चल रहे थे, तब होता ग्लिच, तो अब तो ग्लिच नहीं है, अब तो साबित हो चुका, कॉपीज आ चुकी हैं, 90% बच्चों की कॉपीज आ चुकी है। जिस तरह से कॉपीज की जांच हुई है, इरेगुलरिटीज सामने आई है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मतलब जो अपेक्स बॉडी है ना, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है आरपीसी लेवल पर, वो किस तरह से अपनी मनमानी करते हैं और यहाँ पर आके सिर्फ उसको अपना ईगो सेटिस्फाइड करने का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उससे सामने आता है। फिर आपने आरपीसी के अंदर, या फिर जो विद्यार्थी समूह है, उन्होंने आरपीसी के अंदर कोई ज्ञापन वगैरह दिया था इसको लेकर? हमने लगातार विद इन वीक जो है वहाँ पर जाकर के 3 ज्ञापन दिए थे। वहाँ के तत्कालीन जो सेक्रेटरी साहब थे, उनका नाम हरजी अटल साहब था, तो उनसे जाके मिले, उनको हमने सारी चीज़ें बताई,
और ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर हम उस वक्त की जो चीफ सेक्रेटरी रही थी एसएफटी उषा शर्मा शायद उनका नाम था, जो लास्ट टेन्योर गवर्नमेंट के उस तक वो उनका एक्सटेंशन भी बढ़ा के वो रही थी अपने पद पर, उनको भी बताया था। तो सब ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर जहाँ भी हम गए सर, वहाँ पर रेस्पॉन्स था वो बहुत न्यूट्रल था, और वही जो शब्द है सर मेरे वही था। उन्होंने हमसे कोई गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन है ना मतलब जो रेस्पॉन्स था, रेस्पॉन्स के स्तर पर कुछ भी नहीं था सर, उसका कभी कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने बच्चों को ऐसे ट्रीट किया कि जैसे कोई मतलब असामाजिक तत्व है या कोई गिरोह है, या फिर उस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे साथ काफ़ी हमारे जो भाई बहन थे जॉब में हैं, एलाइट सर्विस में हैं, गजेटेड है, तो वो तो डरते हुए जाते थे कि मतलब बिना सीएल के बिना बीएल के हम मतलब इसको देने जा रहे हैं कि कल कोई बात नहीं हो जाए, तो वो तो आधार कार्ड वहाँ पे एंट्री कराने में भी डरते थे। लेकिन फिर भी वो लड़ाई को लड़ने के लिए गए। काफ़ी लोग हैं कि जो मतलब प्रॉपर सर्विस के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मतलब अपना पूरा सामाजिक दायित्व को भी साइड में रखा हुआ है सर। देखो बहुत मतलब ये ऐसी बात है कि ऐसा दर्द है कि जिससे मैं किस तरह से आपको बताऊं कि और ये जो सुनने वाले लोग हैं वो समझें और आप समझें। क्योंकि जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, बोलते समय उनके शब्दों के अंदर केवल शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के साथ में वो सारी इमेजेस, वो सारे पिक्चर जो है, वीडियोस, जिस दिन वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे, ज्ञापन वगैरह दे रहे थे, वो सारी पिक्चर जो है उनके सामने से रील बनकर निकलती है। बस वो बात अलग है कि हर चीज शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अच्छा, आपने राजनीतिक एक रास्ता अख्तियार किया, क्या आपने प्रशासनिक रास्ते को भी अख्तियार किया था? उस तरफ भी आप गए, कोशिश की आपने? इस स्तर पर हम हर जगह गए। अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, हम एसआईटी हेड श्री वीके सिंह जी हैं, अभी एडीजी लगे हुए हैं, मतलब एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, वो एसआईटी हेड बने हुए हैं। उनके पास गए तो वहाँ पर भी जो बातचीत हुई थी सर वो संतोषजनक नहीं थी। फिर है। अच्छा, बेरहम। उन्होंने बहुत प्यार से हमें रिस्पॉन्स दिया था, पूरी बात करी थी। तो उन्होंने बोला था कि मतलब जो वर्तमान व्यवस्था में जो लोग हैं वो बहुत ही फेयर हैं, और आरपी इज वन ऑफ द मतलब ऑनेस्ट एजेंसी इन एंटायर कंट्री। और वहां पर भी विद्यार्थी पक्ष में बात नहीं हुई, ये कह सकते पक्ष विद्यार्थी का कोई पक्ष नहीं होता सर। हैं। अपन बात कितनी भी अच्छी कर लें, कितनी सारी मतलब चीज़ों को लिया है, विद्यार्थी का कोई पक्ष नहीं होता। विद्यार्थी का जो ट्रीटमेंट है ना, जब तक वो सिस्टम का हिस्सा ना बन जाए तो उसको मतलब सिर्फ एक मतलब एक वस्तु की तरह ही समझा जाता है। समझ आता है। एसआईटी हेड साहब ने जो हमसे बोला था, तो उन्होंने चेयरमैन सर के लिए भी बोला था। जाहिर सी बात है, चेयरमैन साहब भी पुलिस सेवा से उन्हीं के ही कलीग और जूनियर रहे होंगे उनकी सेवा में ही, क्योंकि वो भी राजस्थान कैडर के ही एक आईपीएस अधिकारी हैं। श्रोत्रिय साहब भी जो है इसी सेवा में उच्च पद से ही सेवानिवृत्ति लेके यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। तो एक छवि होती है तो वो रही होगी, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। और श्रोत्रिय साहब निसंदेह अपने निजी जीवन में तो अच्छे व्यक्ति होंगे। अब हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये क्या जो है अभी हो रहा है हमारे साथ, किस विडम्बना से हम गुजर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन सर उन्होंने ये बोला था कि श्रोत्रिय साहब जो है ऑनेस्ट पर्सन है, और इस तरह की रेगुलेटरीज जो है नहीं आती। काफ़ी बार जो है मतलब उन्होंने अगर मैं बात करूँ रेस्पॉन्स के नाम पे, हमसे बात की, हमारी सारी बात सुनी थी अच्छे से, बहुत पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से। लेकिन रेस्पॉन्स की बात करूँ तो मैं सर जीरो ही बोलूँगा सर, रेस्पॉन्स कुछ। अच्छा, एक चीज और है कि अभी हाल ही के अंदर यूपी में एक पेपर लीक हुआ था आरओ का, और उसको लेकर काफी ज्यादा आंदोलन भी हुए थे। ये पेपर लीक की घटना तो राजस्थान में भी देखने को मिली है, व्यापम घोटाला एमपी के अंदर भी हुआ है। तो ये तो हर स्टेट की कहानी हो गई है, राजस्थान की अकेली कहानी नहीं है, ये तो हर राज्य की कहानी हो चुकी है। राजस्थान का जो इस बार का जो ग्राफ है ना सर, वो सारे व्यापम से भी ज्यादा व्यापक है। राजस्थान का जो ग्राफ है ना, हर एजेंसी, हर एग्जाम 120 में से 108 कट ऑफ जब जा रही है, जब डबल कैंडिडेट को डीवी के लिए बुला रहे हो आप, तो मतलब एक पेरेंट्स के 2 बच्चे, 3 बच्चे, ऐसा यूपीएससी में दशकों में एक केस आता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ निकल गए। यहाँ पर एक ही एग्जाम में मतलब 7-8 ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सर ये चीज़ है ना, मतलब अब आप प्रूफ के नाम पे, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी है, हम क्या बताएंगे? जो न्यूज़पेपर बता रहा है, जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, एक पेरेंट्स के 2-2 बच्चे अगर पड़ोस में से सेलेक्ट हो रहे हैं, और ऐसे 10-12 केस हैं हर परीक्षा में, तो सर अब सबूत फिर कैसे दें आपको, बताइए आप। बिल्कुल, एक आर्टिकल था मुझे। चलिए फिर आप ये बताइए, इसमें इसको कंक्लूड कैसे करें, क्या चाहते हैं? अगर आप आरपीएससी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, फिर कैसे बदलाव करें उसमें? अभी क्या चाहते हैं? रिसेंटली 2021 की जो भर्ती है, आरएस की जो भर्ती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पोल ढोल रवैया तो सर ये होता है कि हम जांच करवाएंगे, ये तो अब ये बात बहुत अपवर्ड होगी, क्योंकि हम 2021 से स्ट्रगल कर रहे हैं, 2021 की वैकेंसी है।
अब इसमें जांच 2024 आ चुका है। 2024 आ चुका है, मतलब गवर्नमेंट भी बदल गई, जो मतलब जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी बोलना सीख गए सर, उनके भी दूध के दांत आ गए। तो अब इसमें जांच कम और एक्शन का जो है ये सेंटर ज़्यादा है सर, इसमें एक्शन लेना जो है ज़्यादा बनता है। पहला तो ये हो नंबर 1 कि कॉपी जो है चहेते लोगों के द्वारा चहेते लोगों को मार्क्स देने तक ही सीमित है। ये स्कैम जो भी है, धांधली है, गड़बड़ी है, घोटाला है सर, हमें नहीं पता। ये जो इसका क्राइटेरिया है वो चहेते लोगों के द्वारा चहेते लोगों को मार्क्स देने तक सीमित है, या लोगों को पेपर पढ़ाकर सटीक आंसर भी लिखाए गए हैं। इन दोनों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर नंबर 1 है। और दोनों के इन्वेस्टिगेशन से पहले आरपीसी का जो वर्तमान स्वरूप है ना सर, उसको हटाए बिना ये सब संभव नहीं होगा। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन ये चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जीस्ट बीएन शर्मा जैसे जो नाम आए थे पिछले कुछ एग्जाम में, और चेयरमैन हो या मेंबरान हो जितने भी आरपीसी के हैं, ब्यूरोक्रेसी का जो भी अपेक्स बॉडी है, वहाँ पर सब आईएएस लेवल के हायर रैंक के लोग होते हैं, सुपर टाइम स्केल पर जो जाते हैं वहाँ पर अपनी योग्यता से। सर उनको कहीं ना कहीं जो है उनकी भूमिका को और उनके स्वरूप को बदलने की ज़रूरत है, उसके बिना ये संभव नहीं है। अब फरियादी भी आप ही हैं, जज भी आप ही हैं, वकील भी आप ही हैं, मुजरिम भी आप ही हैं, तो सर फिर न्याय किस तरह से होगा ये तो आप ही खुद ही डिसाइड करेंगे ना सर। ठीक बात, मैं इसमें मतलब अपना स्टूडेंट होने के नाते अपना वजूद कैसे जिंदा रख पाऊंगा सर, आप खुद सोचिए। सही बात है। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट सर्विस में पहले से सिलेक्टेड है, जो पहले से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यूपीएससी में, मतलब ये सिर्फ लेमन टर्म्स में नहीं बोला जा रहा कि इस बात को मजबूत बनाया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इस बात को स्वीकार हमें करना होगा कि ये मतलब कोई गड़बड़ी या कोई ऐसी चीज नहीं है, ये प्लानिंग के साथ की हुई प्री प्लान। यस, प्री प्लान। एक पॉइंट अपन ने मिस कर दिया पहले, न्यूज़पेपर का आर्टिकल एक और है, बाबूलाल कटारा। कौन है ये व्यक्ति? और नहीं क्या साथ जहन में सारी चीजें हैं, तो इनसे गुजरे, हमने इन्हें जिया है इस पूरे वाक्य को। बाबूलाल कटारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में वन एंड ओनली ऐसे पर्सन है जिन्हें राष्ट्रपति के ऑर्डर से हटाया गया है। इस तरह के प्रश्न क्या आते हैं आरएस में? तो हाँ, ये एक प्रश्न और है अभ्यर्थी के लिए कि जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि कौन से ऐसे आरपीसी के चेयरपर्सन इनको राष्ट्रपति के आदेश से हटाया गया है। बाबूलाल कटारा जी सर, मतलब मैं यही बोलूँगा कि जो मैंने अपने अनुभव से देखा कि वो महज पाती लगाने का काम था। मतलब अभी बहुत से बड़े बड़े शार्क्स है ना मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। इवन ब्रोकर्स के स्टाम्प पर लिखे हुए आश्वासन है लोगों को कि हम आपका काम करवाएंगे, आप हमें पैसा दीजिए, और जो है हमारी फला मेंबर से, फला जो चेयरमैन है या फला बड़े आदमी, उनसे डायरेक्ट मतलब हमारी उनसे पैठ है, हमारी बातचीत होती है उनसे। अब प्रूफ के नाम पर तो सर देखिए यही है कि जब 120 में से 108 कट ऑफ जा रही, 105 कट ऑफ जा रही है, डबल लोगों को जब टीवी के लिए बुला रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है उस पेपर में, फिर भी इस तरह का अनर्थ हो रहा है, तो प्रूफ के नाम पर तो यही है। बाबूलाल कटारा जी जो है, उन राजनीति दृष्टिकोण से अगर बात करूँ तो उनका कोई गॉडफादर नहीं था सर। वो एसटी लॉबिंग के आदमी जो वागड़ क्षेत्र से आते हैं, तो उनको हटा करके तो सिर्फ उन्होंने अपने वर्तमान जो परिस्थितियों में चल रही जो जितनी भी धांधली थी, सरकार ने उस पर पाती लगाने का काम किया था, तात्कालिक सरकार ने सर। ये सबसे बड़ी जो है मतलब बोलूँगा कि ऐसे अभी बहुत सारी और कार्रवाई होना बाकी हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि आरपीसी में एक एसआई की भर्ती हुई थी। यस। एसआई की भर्ती के अंदर एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी का चयन हुआ, जिसका कुछ मैं नाम जो है आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अभ्यर्थी दो हैं। सबसे पहले शोभा राइका और देवेरा राइका, एक ही रैंक है। आपसे सर ये निवेदन करूंगा, देखिए हम नाम तो लें, लेकिन ये जो है ये सभी इस तरह के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा कसूरवार तो वो व्यवस्था है जिसने अपने मौन से इनको सहमति दी। तो इनका नाम लेने से सर मतलब मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूंगा। इनका नाम देखिए अभ्यर्थी जो है वो वाकई में कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इनके नाम भी लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी की छवि को भी जो है, उसके छवि के ऊपर भी एक सवाल निशान खड़ा होता है। तो अभ्यर्थी खुद ये चाहता है कि मैं जो है वो एक वाइट कॉलर के साथ में जीऊं। तो बेसिकली हम लोग जो है ना इस चीज का नाम लेकर भी जो है वो खुद भी जो है वो दागदार नहीं होना चाहते। हम इसको अवॉइड करते हैं एक चीज को लेकर, लेकिन फिर भी कई एविडेंस जो हैं वो हैं माननीय किरोड़ीलाल मीणा के पास, उनके पास में है। और कई देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल जी खुद इस व्यवस्था से जुड़े उन्होंने बहुत सारी एग्जाम देखी, हम तो आ जाए इस दौर में, तो उनके पास तो प्रूफ के नाम पर जो है बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते मैं यही बोलूँगा। देखिए सर, मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊं कि मैं टैक्स पेयर माँ बाप का बेटा हूँ, मैं अपनी आजीविका खुद कमाता हूँ,
कब पढ़ने लगा, पढ़ते हुए कब पढ़ाने लग गया, और कब इन चीज़ों में रोजगार और आजीविका के नाम पर मैं यहाँ पर जुड़ गया। और रोजगार के नाम पर तो सर कुछ भी मुझे मिलेगा, सफाई करने को मिलेगा तो मैं करूँगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक मेरे बात। पूर्वज भी कोई डीएमएसपी नहीं रहे, बहुत छोटे स्तर से उन्होंने शुरुआत की, संघर्ष किया जीवन में, हर एक चुनौती को जो है आप खुद सामने फेस करके वो आगे बढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ये हमारा काम है, ना हमें कोई टिकट चाहिए, ना हमें किसी कंट्रोवर्सी में आना, ना हमें फेमस होना है। हम टैक्स पेयर माँ बाप के बच्चे हैं और हम भी टैक्स भरते हैं ऑब्वियसली, जो भी पैसा आता है उसका गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, लाइन में लग के हम वोट देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं कि कौन इसका में क्या पॉलिटिकल पहलू है, कौन से नेता ने कहाँ कोई डील कराई होगी, या इस एग्ज़ाम से कहाँ फंडिंग हुई है, हमें नहीं, ऐसे मतलब इन चीज़ों में हमें नहीं जाना। मेरा मानना एक ही है कि एक आम आदमी के बेटा बेटी को मुख्य धारा में आने के लिए जो एकमात्र जो जरिया है वो गवर्नमेंट एग्जाम है सर। और एग्जाम ऐसा है कि वो 3 साल में एक बार होता है, इसका प्रोसीजर भी बेरहम है। बेरहम। तो उसके बाद में सर इस जो चीज़ें हैं ना जिनसे हम गुजर रहे हैं, इतना इस तरह का टेंशन लेने के लिए हम नहीं पैदा हुए सर, इस बात को समझिए आप। मतलब ज्ञापन देना ये सब स्टूडेंट होने के नाते हमारा काम नहीं है सर। अब जितनी भी जो परीक्षा की भर्तियां निकाली जाती है वो समय पर पूरी नहीं हो पाती। जैसे हम लोगों ने अभी रीट का एक उदाहरण देखा था, रीट की जो भर्ती थी 2018 के अंदर आई थी, और 2018 के अंदर आने के बाद 2023 में जाके उसके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं। मतलब 5 साल के अंदर एक विद्यार्थी लगातार क्या तैयारी में रह सकता है, उसके साथ में कई फेजेस सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। हो सकता है कि कोई युवा जो है वो विवाह के लिए तैयार हो सकता है कि कई के पेरेंट्स जो है बीमार हों, वो उनका इलाज कराना चाहता है, किसी की तैयारी छूट जाती है। तो 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि सरकारें बदल जाती हैं तो विद्यार्थी की मानसिकता क्यों नहीं बदल सकती है? वो हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं टूट रहा हो। तो विक्रम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो अब मजबूत बिंदु सामने रख दीजिए, जो कि आप अब आरपीसी के अंदर कहीं ना कहीं आरएस मेंस 2021 को लेकर अब आप बदलाव चाहते हैं, या फिर किसी भी भर्ती को लेकर आप बदलाव करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए? बदलाव के तौर पर तो मैं ये बोलूँगा, जब आपको बदलाव ही करना है ना तो वर्तमान व्यवस्था से ही आप कीजिए। आप कल पर क्या छोड़ते हो? कल पर छोड़ेंगे तो फिर वापस यही बात होगी। 3 साल बाद अगर एग्जाम हो, एक बात है, तो 3 साल बाद अगर कोई एग्जाम होगी, आज उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, प्री होगा, मेंस होगा, तो ये बात इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस व्यवस्था में लड़ने वाले लोग भी पस्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व भी बंद किताब की तरह जो है कहीं किसी मतलब धूल मिट्टी खाएगा समय की उसमें दौड़ में। और आप जानते हो कंपटीशन इज गोइंग टू टफ ईच एंड एवरी डे। मतलब कंपटीशन के साथ में अगर करप्शन भी बढ़ रहा है तो उसमें उस चीज़ों से बच्चों को जूझना पड़ रहा है। मैं फिर से बोलूँगा कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो एक सामान्य पेरेंट्स का बेटा होने के नाते पृष्ठभूमि है। मतलब बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको मतलब विरासत में जो है बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, मतलब बिना किसी चुनाव के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के भी जो है वो बड़े बड़े पदों के लिए चुन लिए जाते हैं, है ना। अब मैं नाम लेके व्यंग करूँ तो वो शालीनता नहीं होगी। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मेरा दायित्व ये शालीनता की उम्मीद एक अभ्यर्थी से क्यों की जाए? देखिए सर, हमारा काम जो है, हम जो है जिन माँ सरस्वती की साधना करके इन सब चीज़ों को पढ़ते भी हैं, आज तो हमारी आजीविका का भी ये एक साधन है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं मरते दम तो भले मुझे कोई बड़ा मुकाम ना मिले सर, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, सब टीएमएसपी नहीं बनते हैं सर, आप इस बात को मानिए, सब आरएसडीएम नहीं बनेंगे, कोई कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वहाँ पर रहते हुए भी अगर हम ये कोशिश करें कि इस तरह का जो अन्याय है, क्योंकि आम आदमी के बेटा बेटी को मुख्य धारा में आने के लिए एग्जाम ही तो बचता है सर। हम मुख्यमंत्री के बेटे नहीं कि बिना पात्रता के आरसी के चेयरमैन बन जाए, ये आगे तो मैं बोलूंगा सर, सीधी सी बात है। दो मतलब कब तक अभ्यर्थी कब तक छिपाएगा अपना दर्द? हाँ, तो ये इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है, तात्कालिक व्यवस्था, अगर मैं शासन व्यवस्था की बात करूँ, कहीं ना कहीं अपने मौन से सहमति दिए। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा यहाँ पर। कुछ मजबूत बिंदु आप जरूर रख दीजिए जो आप बदलाव चाहते हैं। कुछ बदलाव तो सर ये कि जांच के नाम पर जो है चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को सब पता है, हमसे ज़्यादा पता वर्तमान सरकार है, और जिस मुद्दे पर वर्तमान सरकार चुन के आएगी, मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन वो तो फिर वापस से भविष्य की बात हो गई। अभी नहीं, अभी 2021 के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले तो इस बात की जांच कीजिए कि चहेते लोगों के द्वारा चहेते लोगों को मार्क्स देने तक सीमित है ये स्कैम, या पेपर पढ़ा करके कॉपियों को भी भराया गया है। अगर ऐसी बात है, सबसे पहले आप आरपीएससी की जो अपेक्स बॉडी है उसको डिसमेंटल कीजिए। ठीक है, आपका पहला मुद्दा ये है कि डिसमेंटल कीजिए। बिना हटाए तो वो तो होगा ही नहीं ना। वही फरियादी, वही वकील है, वही जज है, वही अपराधी, तो वो न्याय तो कैसे देगा? अपने उसमें देगा, फेवर में देगा। ठीक बात। अभी मतलब इंडिया फर्स्ट और न्यूज़पेपर की एक वो है रिपोर्ट है, 258 कॉन्फिडेंशियल मामलों पर माननीय चेयरमैन साहब ने खुद ने डिसीजन ले लिया, जहाँ पर मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है,
उसको फॉलो किए बिना उन्होंने जो है अपना वो सब काम जो करवा लिया। ऐसा ही में इतना भीषण स्कैम हुआ जिसके नाम लेने के लिए मैंने आपको निवेदन किया कि आप नाम मत लीजिए, ठीक है ना। उसके लिए ऊपर से आदेश थे, ये अखबार की में कटिंग आई है भाई, स्कैम होने के प्रूफ और क्या होंगे, ऊपर से आदेश थे कि 2 दिन में सारे काम हो जाने चाहिए। मेडिकल के लिए भी मेडिकल आरपीसी नहीं करवाती, मेडिकल डीओपीटी करवाती है जो गवर्नमेंट की संस्था है, लेकिन डीओपीटी को सपना नहीं आता, उसको रिकमेंडेशन आरपीसी भेजती है। ठीक बात। महीनों तक चलने वाली प्रक्रिया को 3 दिन में आपने आनंद फानंद में क्यों करवाया? आप इस बात को मतलब मानो ना कि व्यवस्था को मतलब आप सिर्फ अपना इको सेटिस्फाइड करने का प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। लोग पागल नहीं है कि जो मतलब यहाँ पर है ना अपनी उम्मीदों को लेकर के आते हैं और मतलब अपना अस्तित्व खत्म करके वो मतलब खत्म हो जाए, स्वाहा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला बिंदु आपने ये रखा है कि जो बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, उसको बॉडी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनको डिसमेंटल किया किया जाए। जाए। और जो नया भी आप सिस्टम करो ना, ऐसे नहीं कि दिन में 2 बजे उन्होंने अपनी किसी हायर पोजीशन से रिजाइन किया और शाम को या अगले दिन आपने उनको चेयरमैन की पोस्ट पर बैठा दिया। ऐसा हुआ है, ऐसा होता आ रहा है। होता रहा है, बिल्कुल। लोगों को मतलब एक हैंडकफ्स भी नहीं लगा, मतलब एक दिन के लिए वो जेल में नहीं गए। हबीब गौरंग साहब नाम लेना चाहिए उनका, इतना बड़ा स्कैम हुआ उनकी, मतलब वो सब लोग पकड़े गए, एग्जाम निरस्त हुई, वापस से एग्जाम को कराया, जो भी हुआ, एक भी दिन के लिए जेल में नहीं गए। बाबूलाल खटारा जी का नाम आ गया वो ठीक है, वो गए जेल में और निरस्त कर उनको बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति ने, एक एग्जाम्पल सेट हो गया। और अमित शाह ऐसे ही लिखा में भी आ गया, ठीक है, ये उदाहरण है। लेकिन इस उदाहरण के आड़ में आप बाकी चीजों को अपने ढाप नहीं सकते। दूसरा क्या बदलाव चाहते हैं आप? दूसरा बदलाव ये चाहते हैं कि सर रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि रिजल्ट नहीं है, बहुत तुष्टिकरण की नीति पर बहुत बड़ा मतलब मैं बोलूँगा कि एक इन्वेस्टमेंट है कुछ लोगों के लिए, तो हमारा तो अस्तित्व दाव पे लग गया, कुछ लोगों के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। तो बदलाव यही है, या तो रिजल्ट वापस से इनकी कॉपियों की जांच हो, एक विशेष स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस को अपना करके इनकी जांच हो। प्राइवेट लोगों को क्या मतलब, आपके पास फ्री हैंड है तो आप क्या प्राइवेट लोगों को बुलाओगे? ऐसे लोगों को बुलाओगे जिनको उस जो परिपाटी है उसका एबीसीडी भी नहीं पता, वो सेवा में जो लिख रहा है स्कूल और बोर्ड एग्जाम की तरह, उसको 10 में से 7 नंबर दे रहे, जिस परीक्षा का कट ऑफ है वो 800 में से 314 नंबर का है, उस परीक्षा में आप 70% मार्क्स दे रहे हो एक बच्चे को, और एक बच्चा जो सालों से उस परीक्षा उसका हिस्सा बना हुआ है, जो पहले से एलाइड सर्विस में सिलेक्टेड है, उसको आपने 10 में से 4.5 नंबर दे दिए, खाली कॉपी में, ब्लैंक कॉपी में, बिल्कुल ब्लैंक। गलत लिखने के लिए मार्क्स दिए जा सकते हैं ढाल मेल में, लेकिन ब्लैंक कॉपी के ऊपर भी मार्क्स आपने चढ़ा रखे हैं। ठीक बात है। तीसरा क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? तीसरा ये परिवर्तन चाहते हैं कि इस प्रोसेस का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, इस प्रोसेस को मतलब बेरहम नहीं बनाया जाना चाहिए। आप जैसे और भी स्टेट में एग्जाम होती हैं, आप वैकेंसी 100 निकालो ना, दिक्कत क्या है आपको? आप 1000 क्यों निकालते हो 3 साल में? आप 300 निकाल दीजिए, कम से कम 15 महीने का हो। एक साल में अगर आप नहीं कर सकते, यूपीएससी 10 महीने में करती है, आप उसे 15 महीने तक कीजिए, प्री निकालिए, इसका एक शेड्यूल होता है, प्रोसेस होता है, प्री प्लान होना चाहिए और उसका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर होना, और विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोसीजर से गुजरने वाला हूँ आगे, गुजरने वाला हूँ, अगली बार के लिए मुझे किस हद तक मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। अब वो बच्चा आज जो पढ़ाई कर रहा है उसे ये नहीं पता कि अगले टाइम के लिए इस पढ़ाई को कैसे आगे तक लेके जाएगा। चौथा क्या है आपका इसमें बिंदु? सर चौथा बिंदु तो यही है कि लूप फॉल्स हैं उनको हटाया जाए, सभी लूप फॉल्स को हटाया जाए। और इस पर जो है देखिए, अब यहाँ पर जांच की कोई स्कैन कॉपी वाला, इसको क्या आप चेंज करना स्कैन चाहें? कॉपी के सर जो पूरे देश में चल रहा है, हम उसी में यहाँ उल्टी धारा में क्यों में है? आप भी है स्कैन कॉपी, देखिए बुरी चीज नहीं है, वो जाहिर सी बात है किसी अच्छे वो नवाचार को लेकर के ही बहुत पुराने आरबीसी चेयरमैन रहे, उनका नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, शायद एमएस कुमावत साहब था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा, वो बड़े ब्यूरोक्रेट से चेयरमैन रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने ही ये रिकमेंडेशन दी थी सारी, 1 टीचर 1 क्वेश्चन वाली भी। और ये तात्कालिक जो मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने उनको उस वक्त के लिए कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तो शायद वहीं से ही ये नवाचार आया होगा। लेकिन ये फलीभूत नहीं हुआ ना सर, इससे अन्याय को जो है एक तरह का सर्टिफिकेट मिल गया कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इतना अच्छा प्रोसेस अपनाया तो फिर क्या गलती हो सकती है? आप वहाँ पे बोर्ड और स्कूल एग्जाम की तरफ लेके आ रहे हो, फिर भी आपको मतलब 10 में से 7 नंबर मिल रहे हैं, और जो बच्चा कई सालों से इसका जो हिस्सा बन रहा है वो मतलब बाहर हो गया लीक से, अन्याय तो है। ये सारे लूपहोल्स बाहर होने चाहिए। और कोई परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये कि गवर्नमेंट है ना, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल सेट करे, जो रूह कांपे पे लोगों की इस तरह की हरकत करने का क्या मतलब होता है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, कान पकड़ के हंटर मार के, गवर्नमेंट का जो हंटर होता है, कान पकड़ के लोगों के साथ में जो है आप कार्रवाई कीजिए, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और आरपीएससी में जो है बहुत बड़े बदलाव की दरकार है सर, वरना तो मैं बोलूँगा कि कलयुग को भी 5000 साल हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीक पर जो है पहुंच चुका है पहले से। चलिए बढ़िया है।
एक अंतिम मुद्दा, उस पर हम लोग 2 मिनट बातचीत करेंगे और फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे। सीईटी का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है अभी सीईटी को लेकर, कि सीईटी का आश्वासन ये दिया गया था कि हर साल सीईटी का एग्जाम लगेगा, जो कि 2023 के अंदर जनवरी में एग्जाम लगा भी था, और ये कहा गया था कि इसके आधार पर हम लोग सभी रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन 2024 के अंदर अब कोई एग्जाम ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस सीईटी का क्या एक अभ्यर्थी के साथ में एक छलावा था? क्या वाकई में सीईटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी जो है वर्तमान के अंदर विद्यार्थी बहुत फंसा हुआ है इसके अंदर। इसमें सर वही वाली बात है, जैसे हम डिजिटल वाली बात कर रहे थे ना, कोई भी नवाचार लाया जाता है तो वो बेहतरी के लिए लाया जाता है। अगर उसमें मतलब बहुत बड़े सेक्शन के साथ में मार्जिनलाइजेशन के नाम पर जो है अन्याय हो रहा है तो गलत बात है। अब सीटिंग का सर जो दर्द है वो ये है कि कोई भी परीक्षा होगी उसके 15 गुना ज़्यादा लोगों को ही बिठाया जाएगा। अगर वैकेंसी जो है 40 है तो 40 का 15 गुना 600 होता है एक तरह से, तो 600 लोग ही उसको परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ, मैंने भी सीटी दिया है, मेरे भी मतलब स्कोर है और मैं हर एग्जाम के लिए अगर एलिजिबल हूँ, तो बाकी लोग क्या करेंगे? मतलब पूरा साल ही गया। फिर तो अगली बार एग्जाम कब हो, कब ये वैकेंसीज आए, तब यानी कि जो 2023 के अंदर जो ग्रेजुएट होकर बाहर निकला है, हाँ, अब उसने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है क्योंकि सीईटी का एग्जाम पहले लग चुका है। उसके पास में मतलब एक बहुत बड़े किसी मोटिवेटर से वो पहले तो सुने कि उससे मतलब जिंदा कैसे रहना है अच्छा। और मतलब सांस कैसे लेना है, बर्दाश्त कैसे करना है चीजों को, और इस पे मतलब बेरहम समाज में बेरहम दुनिया में रह के अपने आप को कैसे जिंदा रखना है। तो मतलब ये जो 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मतलब जो भी अच्छे लोग बैठे हैं, जैसे माननीय आलोक रंजन साहब है, आलोक प्रकाश रंजन साहब जो है वर्तमान चेयरमैन है, वो बहुत ट्वीट करते हैं। बहुत ट्वीट करने का पर्पस उनका कम्युनिकेट करना ही होता है। आलोक राज साहब जो है वो इस पर मतलब अपना स्वीमोटो लें, या जो सरकार में जो लोग हैं, जो बड़े डिसीजन मेकिंग लोग हैं, उनसे बात करें कि हाँ कहीं ना कहीं वो है कि जो लोग बाहर गए उनका क्या, अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ उसमें 5300 वैकेंसीज थी, तो 75,000 लमसम लोग बैठे। उसके लिए भी कुछ बच्चों ने कोर्ट में संघर्ष किया, कुछ रिजर्वेशन के कोटे को लेकर के, क्योंकि नॉन रिजर्व कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी थी वो जनरल कास्ट को ओवरलैप कर गई, जो मुझे जितना समझ में बिल्कुल ठीक बात है। जनरल बच्चों के साथ में अन्याय होना था जो सही था, और कोर्ट ने उनको राहत दी। उनको एग्जाम में आखिरी दिन जो है उनके एडमिट कार्ड जारी हुए, वो एग्जाम में गए, लेकिन वो बेचारे इतने दिन से कोर्ट में लड़ रहे थे, उन्होंने एग्जाम किस दावेदारी के साथ दिया होगा, ये बात भी तो आप सोचिए ना। अब इस बार काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आरएस प्री क्लियर नहीं हो पाया 2023 नहीं हो पाया है, क्योंकि जो 2013, 16, 18 में सेलेक्टेड होते आ रहे हैं, वो मतलब सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा मिले, उसके लिए तैयारी करते हैं बेचारे, लेकिन इस बार नहीं हो पाया क्योंकि विज्ञापन दे रहे हैं स्टूडेंट, राज्यपाल के पास जा रहे हैं 3 बार। अभ्यर्थी उन मामलों में फंसा हुआ है वो, मतलब उसका वो सब वो डिस्कोर्स ही बदल गया ना। पढ़ाई तो उसके लिए सेकेंडरी होगी, उसके लिए तो ये जो स्ट्रगल है, न्याय से लड़ने का स्ट्रगल है, जूझने का स्ट्रगल है, परिवार की, समाज की महत्वाकांक्षा जो मतलब एक वो होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट है वो बेचारा, वो करेगा क्या? करेगा वो अपना वजूद से ही लड़ रहा है, एग्जाम से कहाँ लड़ेगा वो। चलिए आज चर्चा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि विक्रम जी ने जो बात कही है, इस बात को आप लोग आगे भी शेयर करें, क्योंकि ये केवल इनकी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उन सभी की कहानी है। अगर आप अभ्यर्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो इनकी बात को ज़रूर आगे तक पहुंचाएं। जब तक आप इसको बात को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, ये बात सभी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लड़ाई जो है वो एक अकेले इंसान की नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। और विद्यार्थी केवल आज के लिए नहीं है, कल और भी कई विद्यार्थी इस दौड़ के अंदर शामिल होंगे। वो सभी के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं। तो एक अभ्यर्थी होने के नाते और दूसरी अभ्यर्थी के लिए कुछ मोटिवेशन की लाइन जो है आप ज़रूर बताइए। मोटिवेशन की लाइन तो ये है कि कर्म जो है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। हाँ, हो सकता है कुछ प्रारब्ध लिखा हो हमारे, जो हम कुछ कभी करके आए हैं पिछले जन्म में, तो वो भी भोगना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, आसान नहीं होता, मतलब हवाओं को चीर कर क्या या लहर क्या आप उल्टा तैर करके अपने मुकाम तक पहुँचे, आसान नहीं होता। ये बहुत मतलब असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है, लेकिन देखिए सपने के लिए कुंदन बनना पड़ता है। ये बहुत सारी कहावतें हैं मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप जो भी मकसद अपना बना के चल रहे हो, अगर आप फेल हो रहे हो तो शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोचा हो, क्योंकि मैं आपको मोटिवेशन क्या दूँ, मैं खुद उस दौर से गुजर रहा हूँ कि मतलब ये इस कड़वी सच्चाई को हमें बर्दाश्त करना है, परिस्थिति कैसी भी हो, हर बार को हमें छाती पर ही झेलना है और आगे इस युद्ध को जारी रखना है, पढ़ाई भी करनी है और न्याय के लिए अपनी आवाज़ भी उठानी है। थैंक यू सो मच। मैं दीपक सर का यही मतलब
धन्यवाद देना चाहूँगा कि बात रखने के लिए उन्होंने मुझे मंच दिया, और मैंने एक स्टूडेंट होने के नाते ही अपनी सारी बातें रखी हैं। मैं किसी भी गवर्नमेंट डोमेन में जाके या कि राजनीतिक दृष्टिकोण में जाके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कंट्रोवर्सी या कोई किसी के अगेंस्ट होना है। मैं सिर्फ अपने अकेले आया हूँ, जाहिर सी बात है। थैंक यू सो मच। आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पूछ सकते हैं। आपको कोई सुझाव हो आरपीसी के लिए या कोई गांधी जी वाली कोई ट्रिक हो तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के रास्ते से बहुत चीज़ें जो है वो अपनाई जा सकती है। जब भारत देश आज़ाद हो सकता है तो ये तो आरपीसी से केवल लड़ने की एक बात है कि कैसे समस्या का समाधान निकाला जाए। तो आप भी अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर आप इसके साथ में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।